चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? इससे पिछले वाले पोर्शन में हम लोग पूरा जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का विभव क्या होता है, कैसे उसका मापा जाता है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो है वैद्युत रसायन का सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल को पढ़ने से पहले हम लोग को वैद्युत अपघटन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इस चीज़ को समझना होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? तो यहाँ पर देखिए, किसी विद्युत अपघटन की द्रवित अवस्था में, किसी विद्युत अपघटन की द्रवित अवस्था में या विलयन में, यहाँ पे ध्यान में रखना है, या तो द्रवित अवस्था यानी द्रवित अवस्था कह सकते हैं या गलित अवस्था कह सकते हैं, या विलयन में विद्युत धारा द्वारा, या विलयन में विद्युत धारा द्वारा रासायनिक अपघटन को वैद्युत अपघटन कहते हैं। अर्थात कोई विद्युत अपघटन लेंगे और वह विद्युत अपघटन क्या होना चाहिए, द्रवित या विलयन में होना चाहिए, द्रवित या विलयन में होना चाहिए, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसका विघटन किया जाता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसका रासायनिक विघटन करते हैं, रासायनिक अपघटन करते हैं, जिसको हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यहाँ पर NaCl है, यहाँ पर क्या है, NaCl है। NaCl में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, NaCl में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ पर जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये Na और Cl2 में टूट जाता है। यहाँ पे जो NaCl है, NaCl मोल्टेन स्टेट में रहता है, अर्थात ये गलित अवस्था में रहता है, अर्थात द्रवित अवस्था में रहता है। तो इस जब द्रवित अवस्था में रहता है, जब इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये Na और Cl2 में टूट जाता है, अर्थात इसका क्या हो जाता है, रासायनिक अपघटन हो जाता है। जब इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, NaCl एक विद्युत अपघटन है जिसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसका रासायनिक अपघटन हो जाता है और ये Na और Cl2 प्रदान करता है। जैसे इसमें जो होता है, NaCl को जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पे है, कैथोड पे अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, जहाँ पे Na जो है एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के Na में चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो Na है एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेकर के एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Na में चेंज हो जाता है। और एनोड पर जो है ऑक्सीकरण होता है, एनोड जो है वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, और Cl माइनस है जो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, छोड़ता है और Cl2 में चेंज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और यहाँ पे Cl2 में चेंज हो जाता है। तो इसे हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं, जिसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको अलग करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करके अलग करते हैं उस अपघटन को, उसे हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और वैद्युत अपघटन एक रेडॉक्स क्रिया होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वैद्युत अपघटन क्या होती है, एक रेडॉक्स क्रिया होती है, अर्थात इसमें भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस क्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये चीज़ हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ चुके हैं कि रेडॉक्स क्रिया क्या होता है। तो जहाँ पर भी अपचयन और ऑक्सीकरण हो रहा है वहाँ उसको हम लोग रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे एक नोट है, इस नोट को आप लोग को ध्यान में रखना है, इस नोट को आप लोग को ध्यान में रखना है, जहाँ एनोड होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन एनोड किसे कहेंगे, एनोड किसे कहेंगे, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम लोग एनोड कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है उसे हम लोग कैथोड कहेंगे। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि अब प्लस और माइनस वाले बात को हम लोग भूल जाएंगे कि जो प्लस होगा उसको कैथोड कहेंगे, जो माइनस होगा उसे एनोड कहेंगे। इस बात को हम लोग भूल जाएंगे। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा उसे हम लोग एनोड कहेंगे,
और जहाँ रिडक्शन होगा उसे कैथोड कहेंगे। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको याद रखना है। इसमें जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड कहेंगे। तो चलिए अब वैद्युत अपघटन समझ गए, अब वैद्युत अपघटनी सेल को समझते हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। तो इस सेल में विद्युत अपघटनी सेल के कंसेप्ट को समझेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल जो है इसका कंसेप्ट क्या है। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, ये काम कैसे करता है। उसके बाद जो होगा उस पर हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोड लगा करके उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से अलग अलग इलेक्ट्रोड लगा के उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तब यहाँ पे विद्युत अपघटन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल का काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। सबसे फर्स्ट चीज़ ध्यान में रखना है, विद्युत ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। या ये इसको डिफिनेशन को हम लोग दूसरा तरीका से भी बोल सकते हैं, या वह युक्ति जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वह युक्ति जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, अर्थात जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो विद्युत अपघटन होते हैं उसमें वे विघटित हो जाते हैं। अर्थात जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होगी जिस युक्ति में, उस युक्ति को हम लोग विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ ये है, आपको लोगों को ध्यान में रखना है कि विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सेकेंड बात यहाँ पर ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होते। यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें जो है इसका रेडॉक्स अभिक्रिया जो है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, इसमें बाहर से विद्युत ऊर्जा दिया जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया कराने के लिए। जबकि जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े हुए थे, वैद्युत रासायनिक सेल, तो उसमें जो है रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती थी। अर्थात उसमें सेल जो है खुद काम करता था, खुद काम करता था उसमें सेल, तो उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती थी। मगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रेडॉक्स क्रिया है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, वह स्वतः नहीं होती है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कराने के लिए बाहर से विद्युत ऊर्जा दिया जाता है, जिसके वजह से इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो ये जो विद्युत अपघटनी सेल है, विद्युत अपघटनी सेल में जो डेल्टा जी होता है, जिसको गिब्स ऊर्जा बोलते हैं, इसमें गिब्स ऊर्जा जो होती है ये प्लस में होती है, क्योंकि इसको एनर्जी तो लगाना नहीं है, बाहर से ऊर्जा इसको दिया जाता है अभिक्रिया करने के लिए। जबकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़े हुए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो डेल्टा जी होता है वह माइनस में होता है, क्योंकि उसका वो खुद काम करना पड़ता है, तो उसका एनर्जी लॉस होता है, तो उसका जो ऊर्जा का वैल्यू होता है, डेल्टा जी का वैल्यू होता है, माइनस में होता है। और ये जो विद्युत अपघटनी सेल है, विद्युत अपघटनी सेल का जो एनर्जी होता है, डेल्टा जी का मान होता है, वो प्लस में होता है, क्योंकि इसको बाहर से एनर्जी दिया जाता है। इसमें सेल खुद से काम नहीं करता है, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कराने के लिए विद्युत ऊर्जा दिया जाता है। आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। फर्स्ट, ये विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। और सेकेंड, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कराने के लिए बाहर से विद्युत ऊर्जा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया संभव हो पाती है। अब यहाँ पे है इसके निम्न भाग होते हैं, जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल को बनाने के लिए इसमें निम्न भाग मौजूद होते हैं। फर्स्ट में विद्युत अपघटनी टैंक। इसमें सबसे पहले विद्युत अपघटनी सेल बनाने के लिए एक टैंक लेते हैं, और यह टैंक जो है एक
अचालक पदार्थ का बना होता है, जैसे कांच, लकड़ी या बेकेलाइट का बना हुआ हो सकता है इसका टैंक। विद्युत अपघटनी टैंक जो होता है अचालक पदार्थ का बना हुआ होगा। और सेकेंड जो भाग है इसका वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य जो पीछे हम लोग पढ़ लिए हैं कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है, तो ये घुलित या गलित अवस्था में होते हैं। ये घुलित या गलित अवस्था में हो सकते हैं। ये मोल्टेन या सॉल्यूशन अवस्था में पाए जाते हैं, जिसको वैद्युत अपघट्य कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड जो है इसमें विद्युत स्रोत चाहिए, क्योंकि इसे यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए कि ये जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं ये इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कराने के लिए बाहर से इसमें एनर्जी दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है। जो इसमें तीसरा जो इसका भाग होता है वो होता है विद्युत स्रोत। इसको विद्युत स्रोत चाहिए अभिक्रिया कराने के लिए, जिसमें हम लोग एक विद्युत रासायनिक सेल या बैटरी का प्रयोग करते हैं। एक विद्युत रासायनिक सेल या बैटरी का प्रयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप इसमें विद्युत अपघटनी सेल में अभिक्रिया होती है और वहाँ पे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर पाना संभव होता है। तो चलिए यहाँ पे विद्युत अपघटनी सेल को आगे समझते हैं। तो यहाँ पर इसके निम्न भाग होते हैं, अर्थात इसमें निम्न भाग में इसका 3 गो भाग हो गया, जो आप लोग को ध्यान में रखना। फर्स्ट में इसके एक टैंक होते हैं, विद्युत अपघटनी टैंक कहते हैं, और वह टैंक जो होता है अचालक पदार्थ के बने होते हैं। दूसरा इसमें दूसरा जो है वैद्युत अपघट्य लेते हैं, और वह वैद्युत अपघट्य घुलित या गलित अवस्था में लेते हैं। और तीसरा जो है एक विद्युत स्रोत लेते हैं, और विद्युत स्रोत के रूप में हम एक बैटरी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये 3 गो भाग हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, जो आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझते हैं। तब यहाँ पर देखिए आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझने के लिए इसका हम लोग सेल डायग्राम लेते हैं। इसका हम लोग सेल डायग्राम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सेल डायग्राम हम लोग लिए हैं। ये जो है हमारा एक क्या है, एक विद्युत अपघटनी टैंक है। ये एक विद्युत अपघटनी टैंक है। और दूसरा जो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस भरा हुआ है, जिसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो विद्युत अपघट्य के रूप में mx डाला गया है। mx एक विद्युत अपघट्य के रूप में इसमें डाला गया है। और तीसरा यहाँ पर हमारा एक बैटरी है। तीसरा हमारा यहाँ पे एक बैटरी है। और इस सॉल्यूशन में इस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड को डीप किए हुए हैं। इस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड को डीप किए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइसिस लिए, वैद्युत अपघट्य लिए। तो इसमें हम लोग वैसा वैद्युत अपघट्य लेते हैं जो आयनिक हो। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। हम लोग वैसा इलेक्ट्रोलाइसिस को लेंगे, वैसा वैद्युत अपघट्य को लेंगे जो क्या हो, जो आयनिक हो, जिसमें आयनिक बॉन्ड होता हो, जो आयनिक हो, उसी प्रकार के इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार के इलेक्ट्रोलाइसिस का इसमें प्रयोग करते हैं जो आयनिक होता है। ठीक है, जो आयनिक होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में प्रयोग करेंगे, वैद्युत अपघट्य के रूप में। तो यहाँ पे फर्स्ट में समझ गए ये टैंक है, और यहाँ पे mx इलेक्ट्रोलाइसिस डाला गया है, वैद्युत अपघट्य। और तीसरा यहाँ पे बैटरी का प्रयोग किया गया है। और इस सॉल्यूशन में हम 2 इलेक्ट्रोड डीप कर दिए हैं। इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड रखे, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये पीटी का आइनर्ट इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे इसमें हम लोग आइनर्ट इलेक्ट्रोड लिए हैं। आइनर्ट इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। पीटी इलेक्ट्रोड है, जो पीटी इलेक्ट्रोड किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो हम दोनों इलेक्ट्रोड लिए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड पीटी का आइनर्ट इलेक्ट्रोड है, जो किसी से सॉल्यूशन में ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। ये सॉल्यूशन में किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये है कि ये पीटी का इलेक्ट्रोड लिए, तो ये पीटी तो किसी से अभिक्रिया करेगा नहीं। और यहाँ पे हम लोग बैटरी लगाए हैं। यहाँ पे बैटरी लगाए, ये प्लस वाला टर्मिनल है और ये माइनस वाला टर्मिनल है। तो अब प्लस वाला टर्मिनल है तो क्या करेगा, ये जो पीटी है, ये जो पीटी इलेक्ट्रोड है, इस पे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो बैटरी का जो प्लस वाला टर्मिनल है वो इलेक्ट्रोड पर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के आगे की ओर जाते हुए बतलाया गया है।
तो यहाँ पर जो माइनस अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह निकल करके आगे चले जाते हैं बैटरी के पास। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है ये पूरा प्लस हो जाता है, अर्थात यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन बचता है, इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और प्रोटॉन प्लस में होता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड पूरा प्लस हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड पूरा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये इलेक्ट्रोड पूरा पॉजिटिव हो जाता है। सेम उसी प्रकार से अब यहाँ पर ये जो माइनस है, ये माइनस जो है इलेक्ट्रॉन चाहे इलेक्ट्रॉन है तो ये आता है यहाँ पर, ये आता है यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पे आता है तो ये पूरे को क्या कर देता है, ये पूरे को माइनस कर देता है। यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस के लिए यहाँ पर आता है तो ये पूरे इलेक्ट्रोड को माइनस कर देता है। अब यहाँ पे जो ये पीटी का आइनर्ट इलेक्ट्रोड था ये पूरा पॉजिटिव हो गया और ये पीटी का जो आइनर्ट इलेक्ट्रोड था ये पूरा निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग डीप किए हुए हैं, अब यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूशन लिए हुआ एम प्लस और एक्स माइनस का है। तब यहाँ पर कुछ यूँ होता है, अब एक्स माइनस जो है यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, यहाँ पे ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन ये प्लस वाला पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब एक्स माइनस क्या करेगा, यहाँ पे एनोड के पास आएगा। ये एनोड ये प्लस है, इसको हम लोग एनोड कहते हैं, तो ये एक्स माइनस वाला जो है कहाँ आएगा, एनोड के पास आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन को देगा। प्लस में क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे करके सिर्फ एक्स में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक्स माइनस है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्स माइनस क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रोड पे आना शुरू हो जाएगा, अर्थात एनोड पे आना शुरू हो जाएगा। और एनोड पे आना शुरू हो जाएगा और एक्स माइनस एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा और वह एक्स में चेंज हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वो एम एक्स का लिए हैं, जो एम एन प्लस और एक्स एन माइनस में टूटता है। यहाँ पे आप लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस को ले सकते हैं, जो आगे हम लोग करेंगे। तब यहाँ पे एनोड पे कुछ यूँ हो रहा है, एनोड है तो एनोड पे क्या हो रहा है, एक्स एन माइनस है, अर्थात यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन कितना ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स एन इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जा रहा है, एनोड के पास जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है और एक्स में चेंज हो रहा है। और ये चीज़ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एनोड है तो इस एनोड पे क्या हो रहा है, मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे एक्स एन माइनस है और ये यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके एक्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे जो एक्स है, एक्स का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर जो एक्स है, एक्स का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ। इसको हम लोग हाफ ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, इसमें हाफ ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है उसे हम लोग हाफ कहते हैं। तो यहाँ पर हाफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। अब आते हैं माइनस वाले टर्मिनल पे, कैथोड के पास, माइनस वाले टर्मिनल पे कैथोड के पास। तो अब देखिए कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पूरा माइनस है, अब ये पूरा माइनस है और ये प्लस है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर जो एम प्लस है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये प्लस है तो इसको माइनस चाहिए। तब ये क्या करेगा, अब एम प्लस जो है कैथोड पर जाएगा, एम प्लस जो है कैथोड पे जाएगा और इसको इस यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन को लेकर के एम में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये क्या हो जाएगा, एम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे होता है कुछ यूँ कि एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन को लेता है और एम में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एम एन क्या कर रहा है, जो एम जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है अपचयन, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है इसका अपचयन, तो एम का हो रहा है अपचयन और एक्स का हो रहा है ऑक्सीकरण, क्योंकि एक्स जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और एम जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे
जो अपचयन हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, तो इसको हम लोग हाफ रिडक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है और ये भी हाफ सेल है और ये भी हाफ सेल है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग हाफ रिडक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हाफ रिडक्शन भी बोल सकते हैं। और जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को दिखाई दे, इलेक्ट्रॉन आपको अगर जिस सर्किट में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है वहाँ पर वह हाफ सर्किट होता है, फुल सर्किट नहीं होता है। जहाँ पर भी आपको फुल सर्किट होगा, फुल सर्किट में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देंगे, फुल सर्किट में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देंगे। तब जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे अब दोनों इक्वेशन को, अगर दोनों एनोड और कैथोड पर के रिएक्शन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन से n इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो n इलेक्ट्रॉन से n इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो फाइनली यहाँ पे कितना बच जाएगा, xn माइनस प्लस mn प्लस x प्लस m। अर्थात जब x प्लस m जो है यहाँ पे xn माइनस प्लस mn प्लस अर्थात ये mx हो जाएगा। इसमें जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये केटायन और एनायन में अलग अलग क्या हो जाएंगे, ये दोनों टूट जाएंगे। तो इसमें जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक में जब हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो वो अलग अलग केटायन और एनायन के रूप में टूट जाता है, अर्थात वह रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं तो विद्युत ऊर्जा के द्वारा वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनली यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंसेप्ट क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में यहाँ पे हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोड और अलग अलग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस से लेकर के हम लोग आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बढ़िया से समझेंगे। यहाँ पर था ये पूरा इसका कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट इसका क्या होता है। तो अगली वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही करेंगे। वहाँ पर जो यहाँ पर जो हम लोग आइनर्ट इलेक्ट्रोड लिए थे, तो इस आइनर्ट इलेक्ट्रोड के जगह पे हम लोग कोई रिएक्टेंट इलेक्ट्रोड लेंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस भी हम लोग अलग लेंगे। और वहाँ पे इलेक्ट्रोड जो रहेगा, इलेक्ट्रोड भी रिएक्टेंट रहेगा। अगर मान लेते हैं अगर कोई रिएक्टेंट इलेक्ट्रोड है तो उसमें किस प्रकार से किस पे ऑक्सीडेशन होगा और किस पे रिडक्शन होगा। यहाँ पर ये चीज़ का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एनोड पे, जहाँ पर एनोड है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहेंगे, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लस वाला पे ही ऑक्सीडेशन होगा या माइनस वाला पे ही रिडक्शन होगा, मगर हाँ आप लोग को ये ध्यान में रखना है, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहेंगे। ताई होप कि यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बढ़िया से समझेंगे। चलिए तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।